अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रेजेंटेशन हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड देयर आर मोस्ट ऑफ द कॉजेज फॉर इट, बट उसमें जो अनीमिया का फैक्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस हवाले से हम बात करेंगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स per 100,000 live births in a specific period of time from pregnancy to 42 days after it. प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद जो 42 डेज होते हैं, उस टाइम पीरियड में किसी भी वजह से अगर कोई खातून फोत हो जाए तो वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का हिस्सा उसको हम बनाते हैं। जो ग्लोबल एम है वो ये है कि इस मोर्टेलिटी रेट को 221 पर 100,000 लाइव बर्थ, दैट इज 1 लाख, 1 लाख में से 221, उस रेट को नीचे लाएं। और उसको कितना नीचे लाएं? लेस देन 70 पर 100,000 लाइव बर्थ। ये ग्लोबल एम है जिसके लिए मुख्तलिफ काम हो रहे हैं। पाकिस्तान में अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो 2006 में ये रेट 276 था। उसके बाद 2024 में ये कम होके ये रेट कितने पे आया? 155 पे। इसको कम करने के लिए जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग, और जो विलेज साइड पे जो लोग इसको कर रहे हैं, LHVs वगैरह की जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ उनकी एक्सेस होनी चाहिए टू द टर्शियरी सेटअप इफ़ दे नीड सो। डेफिनेशन, अब हम बात करेंगे कि इसके कॉजेज। अब देखें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बढ़ जाने की कई एक वजूहात हैं, लेकिन उसमें हम एक वजह की आज बात करेंगे, वो है अनीमिया, यानी खून की कमी। इसको अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे डिफाइन करें तो अनीमिया इज डिफाइंड एज अ डिक्रीज इन द सर्कुलेटिंग रेड सेल मैस। लेकिन रेड सेल के मैस को आप इतना प्रिसाइजली कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हीमोग्लोबिन लेवल को आप बहुत प्रिसाइजली लैब में कैलकुलेट कर सकते हैं। और आरबीसी मैस और हीमोग्लोबिन लेवल, दे आर ऑलमोस्ट साइनोनाइम, ऑलमोस्ट इक्वल, सो यू आर कंफर्टेबल टू कैलकुलेट दिस हीमोग्लोबिन लेवल, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 11.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन लेवल एक फीमेल के लिए लोअर नॉर्मल लिमिट हो सकती है, लेकिन एक नियोनेट के लिए नहीं, एक मेल के लिए भी नहीं। एक मेल के लिए 13 कुड बी द लोअर लिमिट, बट नॉट फॉर अ मेल, आई मीन नॉट फॉर अ नियोनेट। अब जो नियोनेट है उसके लिए 15 है। तो हर एज और जेंडर के लिए जो लोअर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन है वो स्पेसिफिक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम अनीमिया को डिफाइन करते हैं। अगर हम अनीमिया की एक आसान सी और छोटी सी क्लासिफिकेशन करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रेड सेल साइज। नॉर्मल आरबीसी का साइज 80 to 100 फेम्टोलीटर्स होता है। अगर 80 फेम्टोलीटर से नीचे है तो माइक्रोसिटिक, और अगर 100 फेम्टोलीटर से ऊपर चला जाए तो मैक्रोसिटिक। लेकिन 80 और 100 के दरमियान लाई करेगा तो आप कहेंगे ये एक नॉर्मल आरबीसी साइज है। इसी बेस पे हम एनीमिया की 3 क्लासिफिकेशन करते हैं। माइक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, जिसमें आरबीसी का आपको साइज भी छोटा मिलता है, और उसके अंदर जो वाइट एरिया है वो बढ़ जाता है, लाइट कलर का ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम है, इसीलिए हम इसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। सेल की जो साइज है वो वेरिएबल भी हो सकता है, कोई सेल छोटा, कोई बहुत छोटा, डिफरेंट साइजेस जब आपको मिलते हैं तो आप इसे एनाइसोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन साथ ही अगर उसकी शेप भी वेरिएबल हो, then you call it as a poikilocytosis. That picture you can see in the case of microcytic hypochromic anemia. दूसरी क्लासिफिकेशन है नॉर्मोसिटिक, जिसमें सेल का साइज आपको नॉर्मल मिलता है, और इसके अलावा आपको फिर मैक्रोसिटिक भी मिलते हैं। अब माइक्रोसिटिक की एग्जांपल्स पे आ जाएं तो अगर फॉर द पर्पस ऑफ रिमेंबरिंग इट, बड़ी एक आसान सी चीज़ है, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ सीता, SITA, क्योंकि इसमें 4 कैटेगरीज हैं: सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलासीमिया
and anemia of chronic disease, SITA. That is for the purpose of remembering it. तो ये जो 4 अनीमियाज हैं ये माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। अगर हम मैक्रोसिटिक की जिसमें सेल साइज बहुत बड़ा है वो लीवर डिजीज है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से जो ब्लड में चेंजेस आते हैं। नॉर्मोसिटिक, अब नॉर्मोसिटिक की 2 वैरायटीज हैं, एक जिसमें रेटिक्स का काउंट कम हो रहा है। रेटिक्स क्या होते हैं? द सेल्स, जब बोन मैरो में इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है तो रेटिक्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो पता चलता है जी बोन मैरो ज़्यादा आरबीसी बना रही है क्योंकि हिमोलिसिस है। तो इसमें जो मेन कॉज है वो तो ज़ाहिर हीमोलिटिक एनीमियाज ही होंगे, हिमोलिसिस होगी, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ है। सॉरी ये स्लाइड हमारी ज़रा चेंज हुई थी, सॉरी ये स्लाइड है क्योंकि जिसमें इम्यून हीमोलिटिक एनीमियाज हैं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमेचूरिया है और G6PD डेफिशिएंसी। ये वो एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन को फ्रेजाइल कर देता है और वो इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस कॉज करता है। उसके बाद ये स्लाइड है जिसमें रेटिक्स का काउंट डिक्रीज है, वो है रीनल फेलियर में, माइलोफाइब्रोसिस में, डिफरेंट कैंसर्स में और अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में। इसमें अनीमिया तो है लेकिन रेटिक्स का काउंट इंक्रीज नहीं है। तो ये इन दोनों का एक सेंसिटिव सा डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पे, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अनीमिया कॉमन है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और हमारे जैसे पाकिस्तान जैसे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ और डाइट का भी इशू है, बिकॉज दिस इज़ रिलेटेड टू द डाइट, तो उन मुल्कों में भी सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द एनीमिया विच इज़ ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। बट हाउ दिस आयरन डेफिशिएंसी इज कॉज्ड, कैसे हुई ये डेफिशिएंसी? या तो ये आपकी डाइट में कम है, या आपका GIT इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, या ये कहीं से वेस्ट हो रहा है, या फिर इसकी डिमांड ज़्यादा है। और डिमांड कब ज़्यादा होती है? प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन और कुछ दूसरी स्ट्रेस स्टेट्स में। इसको अगर हम माइल्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहें, माइल्ड, मॉडरेट एंड स्वेयर। माइल्ड, और इसमें HB की हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ हैं जो यहाँ मेंशन है, ये वैल्यूज़ शो करती हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या स्वेयर है। इसकी स्टेजेस हैं, पहली स्टेज में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सिर्फ और सिर्फ फेरेटिन लेवल डिक्रीज होगा जो कि लीवर के आयरन स्टोर्स हैं। लिहाजा साइन सिम्टम अभी नहीं आएंगे क्योंकि लीवर अपना आयरन देता जा रहा है HB के बनने के लिए, और HB बन के अपना लेवल मेंटेन कर रही है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन का जब आप वैल्यू करते हैं तो वो ठीक आती है। लेकिन अनीमिया होता है, स्टोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, तो वो फर्स्ट स्टेज। सेकंड पे ये इन बिटवीन आ जाएगा और थर्ड स्टेज पे सारे सिम्टम्स आ जाएंगे क्योंकि लीवर के आयरन स्टोर्स डिप्लीट हो जाएंगे, HB लेवल नहीं मेंटेन हो पाएगा क्योंकि आयरन अब उसको HB हीमोग्लोबिन बनने के लिए आयरन उसको मिल नहीं रहा, तो HB भी ड्रॉप करेगी और सारे जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आ जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड जो हमारी पूरी प्रेजेंटेशन की है वो ये है जिसमें हम दिखाएंगे आयरन का मेटाबॉलिज्म और ये कैसे रेगुलेट होता है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये एक इंटेस्टिनल सेल है। सबसे ज़्यादा आयरन इंटेस्टाइन के किस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है? ड्यूडेनम के अंदर। तो ये ड्यूडेनम का ल्यूमन है और इसके साथ ये आपको इंटेस्टिनल सेल नज़र आ रहा है, इसका एक ब्रश बॉर्डर नज़र आ रहा है, एक इसकी बेजोलैटरल साइड नज़र आ रही है। आप ब्रश बॉर्डर को अगर देखें तो यहाँ आपको डाइवेलेंट मेटालिक ट्रांसपोर्टर DMT1 नज़र आ रहा है। अब जब भी हम आयरन खाते हैं, चाहे हमारा प्लांट सोर्स ऑफ आयरन हो पालक से, चाहे हमारा एनिमल सोर्स ऑफ आयरन हो जो हम गोश्त वगैरह से लेते हैं, जितना भी डाइट में आयरन है वो हमेशा फेरिक फॉर्म में होता है, Fe3 फेरिक फॉर्म में होता है। लेकिन आप याद रखें कि फेरिक फॉर्म कभी एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। जितना भी आपके ब्लड में आयरन होता है वो भी फेरिक फॉर्म में होता है, लेकिन एब्जॉर्ब कैसे होता है? आपके स्टमक के अंदर जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस फेरिक फॉर्म को फेरस फॉर्म में कन्वर्ट करता है। Fe3 रिड्यूसेस टू Fe2, वो डाइवेलेंट आयन बनता है और फिर आपका ये जो ब्रश बॉर्डर है, ये इसके अंदर ये जो खड़ा है उसका रिसेप्टर DMT1, ये उस डाइवेलेंट आयन को अपने साथ अटैच करता है
उसको इंटेस्टाइन के इस सेल के अंदर लेके जाता है। सेल से ये ट्रांसफर होके बेसोलैटरल साइड पे जाता है जहाँ पे आपको फेरोपोटिन मिलता है, और वो फेरोपोटिन इस डाइवेलेंट आयन को अपने साथ अटैच करके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपका आयरन इस सेल से गुजर के ब्लड में चला गया। अब ब्लड में जाके वो दोबारा फेरिक फॉर्म में Fe3 फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये जो फेरोपोटिन है ये बेसिकली ऑक्सीडाइजर भी है। अब ये आयरन आपका ब्लड में पहुंच गया और ब्लड के अंदर मौजूद है सीरम ट्रांसफेरिन। सीरम ट्रांसफेरिन इज द प्रोटीन कि जिसका एक मॉलिक्यूल आयरन के 2 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करेगा और उसके आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। अब आयरन की ये मजीद ट्रांसपोर्ट कहाँ जा रही है? सबसे पहले वो जाएगा बोन मैरो के अंदर, जहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस ने होना है, जहाँ हीमोग्लोबिन ने बनना है। द आयरन विल कंट्रीब्यूट टू मेक द हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। और फिर क्या जो बाकी मांदा आयरन होगा, अगर उसकी कुछ इजाफी मिकदार मौजूद है तो वो बाकी आयरन कहाँ जाएगा? वो जाएगा लिवर के अंदर। लीवर में जाके स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन। और ये जो सीरम फेरेटिन लेवल है, दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जब भी किसी इंसान का, या खास तौर पे प्रेग्नेंट लेडीज़ का, आप HB देखते हैं कि HB लेवल है, ठीक है, ये तो ठीक ही होगा, लेकिन हो सकता है पीछे आयरन के स्टोर्स डिप्लीटेड हो, सीरम फेरेटिन लेवल कम हो, और अगर उसे पोस्टपार्टम हैमरेज या कोई ऐसा मसला हो गया तो उससे एकदम से उसका HB लेवल ड्रॉप होगा। तो सिर्फ HB के ऊपर रिलाई नहीं करना, सीरम फेरेटिन लेवल इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर एंड वी हैव टू लुक फॉर इट। अच्छा, उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है, क्या जितना आयरन हम खाते जाएंगे वो सारे का सारा हमारे लीवर में जमा हो जाएगा? इज दिस पॉसिबल? वो तो लीवर को डैमेज कर देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो लीवर डिसाइड हाउ मच आयरन आई हैव टू टेक इनसाइड मी टू स्टोर इट। तो लीवर जब सैचुरेट हो जाएगा, पूरे का पूरा उसके आयरन स्टोर फिलअप हो जाएंगे, तो वो प्रोड्यूस करेगा हेप्सिडिन। हेप्सिडिन इज अ प्रोटीन दैट विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द लिवर, go to blood, act on this ferroportin on the basolateral site of the enterocyte, and it will deactivate it so that no more iron can be taken or absorbed to the liver. और इस तरह लीवर अपने आप को खुद बचाता है हेप्सिडिन को प्रोड्यूस करके, जिसका मतलब है कि दिस इज द रेगुलेशन ऑफ द आयरन मेटाबॉलिज्म। सो इन दैट वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। तो उसके बाद इटियोलॉजी में जैसे हमने पहले ही बता दिया था कि आयरन कैसे कम होता है, हमारी खुराक में ही नहीं है। अच्छा, जब हम पालक को पकाते हैं तो इतना पका देते हैं तो उसका सब कुछ जला देते हैं, लेकिन जब भी आप कोई आयरन वाली चीज़ लें ना, जैसे आयरन की टैबलेट, आयरन वाली डाइट, उसको हमेशा या तो सादे पानी के साथ लिया जाता है, या अगर पालक वगैरह खाएं तो उसके ऊपर लीमू निचोड़ा जाता है, क्योंकि लीमू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है और एसिड हमेशा आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और ये जहाँ तक मैंने सुना है, पुराने कुछ खवातीन जो इवन के देहातों में है, तो कहते थे कि जब भी हम पालक पकाते हैं हम उसके साथ लीमू इस्तेमाल करते हैं। द एसिड ऑफ द लेमन इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन। अच्छा जी, अब ये कुछ हम साइन सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो साइन सिम्टम्स कुछ जनरलाइज्ड साइन सिम्टम्स हैं, कुछ एपिथेलियल चेंजेस हैं, और एक सिंड्रोम है जो इस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ एसोसिएटेड है। अब जनरलाइज सिम्टम में रंग पीला नज़र आता है, जब ये आंखों का स्क्लेरा देखते हैं वो पीला नज़र आता है, हाथों की हथेलियाँ देखते हैं वो पीली नज़र आती हैं। पैलर इज़ वेरी कॉमन। अच्छा, कमज़ोरी महसूस होती है, थकन, थोड़ा सा काम किया नहीं पर थके पड़े हैं तो थकन बड़ी जल्दी हो जाती है, थोड़ा सा सीढ़ियाँ तेज़ी से चढ़ के जाएंगे तो सांस फूल जाएगा, एक्सर्शन ऑन डिस्निया, दिमाग किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता, जैसे ही किसी चीज़ को गौर से समझने पढ़ने की कोशिश करते हैं ध्यान ही कहीं और चला जाता है। और ये चीज़ जिन स्कूल के बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है उनकी स्टडीज़ को बड़ा इफेक्ट करती है। दे कुडंट बी एबल टू कंसंट्रेट, फोकस एंड रजिस्टर थिंग्स इन द ब्रेन, देयर इज ब्रेन फॉगिंग। तो इसके अलावा फिर उनकी टांगों में दर्द, और हाँ, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको दिल की अंदर दर्द शुरू हो जाता है, एंजाइना, हार्ट फेलियर एंड ऑल दैट, वो स्वीयर फॉर्म ऑफ आयरन में होता है। एपिथेलियल चेंजेस में काइलोनाइकिया इज अ सिम्टम के जो नाखून होते हैं ना वो ऐसे हो जाते हैं जैसे एक चम्मच होता है, स्पूनिंग ऑफ द नेल्स। सॉरी, इस स्लाइड हम जरा वापस करें, अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो ये,
तो नेल्स अंदर की तरफ यूं जैसे चम्मच की शेप होती है, काइलोनाइकिया, और टांग जो है वो जो आपकी ज़ुबान है वो उसमें एट्रोफिक चेंजेस आ जाते हैं। ये जो लिप्स के किनारे हैं वहाँ पे एंगुलर स्टोमेटाइटिस नज़र आता है। अच्छा, इसमें एक सिंड्रोम भी है जिसे हम कहते हैं प्लूमर विंसन सिंड्रोम। इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो ये जो हमारी खुराक की नाली, हमारा इसोफेगस है, उसके अंदर एक वेब बन जाता है। वो वेब जो होते हैं, जब भी हम कोई चीज़ निगलते हैं हमें निगलते हुए तकलीफ होती है। तो एक तो वेब है, दूसरा डिस्फेजिया है, और कम खाने से और इस तरह की चीज़ों से साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसोफेजियल वेबिंग एंड डिस्फेजिया 3 अलामात इकट्ठी हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज प्लूमर विंसन सिंड्रोम। अच्छा, उसके बाद हमारी लैब्स को क्या होगा इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? ब्लड में ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन लेवल विल डिक्रीज, आरबीसी काउंट जो है अगर तो वो उसमें रेटिक्स बढ़ रही है तो फिर आरबीसी काउंट भी चेंज होगा। तो रेटिक्स का काउंट हीमोलिटिक में बढ़ेगा और नॉन हीमोलिटिक में वो स्टैटिक रहेगा। इंडिसेस सारे रेज्ड होंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट्स अनअफेक्टेड होंगे। बोन मैरो में सेलुलरिटी इंक्रीज होगी, इरिथ्रोपोइसिस बढ़ेगी, मैरो आयरन कम होगा, सीरम आयरन लेवल कम होगा, फेरेटिन डिक्रीज होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। जब सारे का सारा ट्रांसफेरिन खाली पड़ा हुआ है, ट्रांसफेरिन इज द प्रोटीन इन द ब्लड दैट कैरीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो जब आयरन है ही कम तो उसके ऊपर लगेगा भी कम, तो वो ज्यादातर तो खाली पड़ा हुआ है ना, तो जब खाली पड़ा हुआ है तो कैपेसिटी ज्यादा है उसके अंदर, तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। ऑन द कॉन्ट्रेरी द ट्रांसफेरिन सैचुरेशन विल डिक्रीज। जिस पे आयरन लगा हुआ है वो पोर्शन कम है, जिस पे आयरन नहीं लगा वो पोर्शन ज्यादा है। DIBC ज्यादा, सैचुरेशन कम। सो अब ट्रीटमेंट का क्या करेंगे? देखिए, ट्रीटमेंट हमेशा वजह का किया जाता है। अगर हमें वजह ही नहीं पता कि आयरन लेवल क्यों कम है तो हम आयरन खिला देंगे उसको और दोबारा वजह मौजूद है तो आयरन वो डेफिशिएंसी फिर हो जाएगी। तो सबसे पहले फाइंड आउट द कॉज ऑफ इट, वजह का इलाज करें। उसके बाद जो डेफिशिएंसी हो चुकी है उसका इलाज करें, आयरन दे दें उसको खाने के लिए। अब कितना आयरन देंगे? क्या आप उसे ओरल फॉर्म में देंगे? तो उसके लिए हमारे पास फेरस, सल्फेट, ग्लूकोनेट और ये सारे मौजूद हैं, और इसमें डिफरेंट इनकी टैबलेट्स की स्ट्रेंथ और उनमें एलिमेंटल आयरन वेरिएबल है। लेकिन आयरन का ट्रीटमेंट भी 2 तरीकों से किया जाता है। अगर तो ऑलरेडी डेफिशिएंसी है तो आपको कम से कम 65 to 100 मिलीग्राम ऑफ एलिमेंटल आयरन पर डे देना ही है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी नहीं है, प्रेग्नेंट औरत है, डेफिशिएंसी के चांसेस हैं, आपने प्रोफाइलैक्सिस करना है, तो फिर आप उसको 30 मिलीग्राम 35 मिलीग्राम तक भी पर डे दे दें, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर हर। अच्छा, अगर फर्ज करें कि बहुत करीब है डिलीवरी की डेट और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उसे 3 महीने आयरन खिलाएं, 6 महीने खिलाएं, तो आप पैरेंट्रल दे सकते हैं। या फिर अगर वो उसका आयरन को टॉलरेट करना भी तो थोड़ा डिफिकल्ट है ना, ब्लैक स्टूल्स, GIT अपसेट, नोजिया, डायरिया, ऑल दैट। तो अगर वो टॉलरेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है देन यू गो फॉर पैरेंट्रल रूट, और अगर टाइम कम है देन यू गो फॉर पैरेंट्रल रूट। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में और सर्टेन सिचुएशन में यू प्रेफर द पैरेंट्रल रूट। और इसके लिए एक बड़ा आसान सा फार्मूला है। आपने करना क्या है, आपने देखना है कि पेशेंट का आइडियल HB कितना होना चाहिए। ठीक है, मरीज की एक अपनी जाती HB लेवल भी आपके पास है। आप आइडियल HB लेवल में से जो पेशेंट का HB लेवल है उसे माइनस कर दें। जैसे 11 में से 8 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा आपके पास उसको मल्टीप्लाई करें विद वेट ऑफ द पेशेंट इन kg। अब मरीज का वजन कौन सा होना चाहिए? इफ आई टॉक अबाउट द प्रेग्नेंट लेडी देन इट शुड बी प्री प्रेगनेंसी वेट, और अगर वो आपको नहीं पता तो वेट ऑफ द पेशेंट इन द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट जो वो आपके पास आई, आप वो वेट ले लें। तो HB की वो वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 के साथ। टोटल आयरन जो आपने देना है ना वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने स्टोर्स को भी रिप्लेनिश करना है, तो फिर इसलिए प्लस 1000 मिलीग्राम आप करेंगे। इस तरह से आप उसको टोटल आयरन और उस टोटल आयरन जो आपने देना है वो आपके पास आ जाएगा। उसको फिर आप डिवाइडेड डोजेस में देंगे। जाहिर है एक ही दिन में तो सारा आयरन नहीं दे देंगे ना, तो आप जो भी नॉर्मल सेलाइन का 100 cc ले रहे हैं उसमें आप 200 मिलीग्राम्स ऐड करेंगे। तो आप उसको डिवाइडेड डोजेस में ये टोटल अमाउंट जो आपने कैलकुलेट की है ये उसको आप वक्फे से देते हुए पूरी लगा देंगे। और इस तरह से ना सिर्फ ये कि उसकी डेफिशिएंसी ख़त्म होगी बल्कि उसके स्टोर भी रिप्लेनिश हो जाएंगे। और
सीवियर केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रेड सेल मैच भी दिया जा सकता है। अगर किसी की डेफिशिएंसी अगर ओरल रूट है और किसी की डेफिशिएंसी आप पूरी करना चाहते हैं, तो जब HB नॉर्मल आ भी जाए ना, तो उसके बाद भी 3 माह तक देते रहते हैं अगर ओरल रूट है। तो वजह यही है कि हमने स्टोर्स को भी रिप्लेनिश करना। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी की वो वजूहात जिनका इलाज आपके पास है, कम से कम उसकी वजह से किसी औरत की मौत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।